So advent of Mahatma Gandhi, the heading was the advent of Mahatma Gandhi, and we have discussed about Gandhi ji, है ना? He arrived at India, है ना, in 1915 from South Africa, और हमने बताया कि अफ्रीका में इन्होंने क्या काम किया था। इन्होंने मार्च किया था, वहां पर नॉन वायलेंट मार्च किया था। नॉन वायलेंट मार्च किसके अगेंस्ट में किया था? किसके अगेंस्ट किया था? रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शन, है ना, इसको पाबंदी लगाया था। तो ही वाज ऑलरेडी रिस्पेक्टेड लीडर, इनका सभी सम्मान करते थे नॉन इंटरनेशनली। हिज साउथ अफ्रीका कैंपेन्स हैड ब्रॉट हिम इन कांटेक्ट विद द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियन, और साउथ अफ्रीका के जो कांटेक्ट से साउथ अफ्रीका का जो इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने काम किया, उसकी वजह से उनका जो पॉपुलैरिटी है वो, उनकी पॉपुलैरिटी यहाँ भी बढ़ जाती है, हमारे कंट्री में भी बढ़ जाती है। और जब ये आते हैं तो महात्मा गांधी स्पेंट, विच सेकंड पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सेकंड पैराग्राफ। महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। जब सबसे पहले आए तो उन्होंने इंडिया को समझने के लिए पूरे साल लगाए, पूरे साल। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आपको मैं एक चीज बता दूं, भाई रक्षा प्रजापति, माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, माइक म्यूट कर लीजिए। रक्षा, आपके यहाँ से माइक की प्रॉब्लम आ रही है, माइक ऑन है आपका। तो एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आ रही है कि गांधी जी जब 1915 में आए थे, 9 जनवरी को आए थे, ठीक है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, बट थोड़ा सा याद है, आप लोग देख लीजिएगा। 9 जनवरी 1915 को आए थे। तो 9 जनवरी को जब गांधी जी आए फॉरेन से, फॉरेन ही था, तो इसी दिन 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है, आज अभी भी मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है भारत में? तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है आपका 9 जनवरी ही है, ठीक है, 9 जनवरी 1915। गांधी जी के आने के, चूंकि गांधी जी इसी दिन आए थे, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि गांधी जी से जुड़ी हुई घटना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1915 में याद रखिए। इसके बाद फिर हमने बताया कि महात्मा गांधी ने पहले जब आए यहाँ 1915 में, तो पहले एक साल पूरे देश में घूमे, पूरे देश में चारों तरफ घूम कर, पूरे इंडिया में घूम कर भारत की सिचुएशन को समझने का प्रयास, भारत में क्या चल रहा है, लोग किस चीज से परेशान हैं, क्या हो रहा है, ठीक है, ये सारी बातों को समझने का प्रयास। और इसी क्रम में गांधी जी ने देखा आपने कि यही आपके सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, ये सेकंड पैराग्राफ में जो पिक्चर है, इस पिक्चर में सबसे पीछे में आप गांधी जी को देख सकते हैं। आप गांधी जी को ढूंढ लीजिए कहां पर है। सर पीछे सेंटर में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल सही है, एकदम बीच में सेंटर में खड़े हुए हैं। सर एकदम सबसे यंग वही लग रहे हैं। तो अच्छा, एक बार बता चुके हैं आप। हाँ, इसी फिगर के जस्ट ऊपर फोटो के ऊपर लिखा है कहाँ? हाँ, इसी फिगर आप एक बार बता चुके हैं चीज को। क्या बता चुके हैं बेटा? यही कहाँ पे सर फोटो में? अच्छा सर आप बता चुके हैं। फोटो के ऊपर लिखा है कि कहाँ पे है। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़िए उस बात। इस फिगर के ऊपर देखिए, इस फिगर के ऊपर देखिए क्या दिया है, फाउंडर्स ऑफ द नटाल, माइक म्यूट कर लीजिए, बात करिए, फिर सुनिए। फाउंडर्स ऑफ द नटाल कांग्रेस, एक इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। फाउंडर्स ऑफ द नटाल कांग्रेस, डरबन साउथ अफ्रीका इन 1895। यानी साउथ अफ्रीका में, किसके यहाँ से घर से आवाज आ रही है? साउथ अफ्रीका में जब थे तब की बात है, साउथ अफ्रीका में 1895 में, साउथ अफ्रीका में 1895 में। अरे महाराज बताया तो बेटा, अभी फिगर के जस्ट ये यहाँ पे ऊपर फिगर की साइड में ये है ना, पिक्चर की साइड में फिगर 6। हाँ, तो फिगर 6 में फाउंडर्स ऑफ द नटाल कांग्रेस, फाउंडर्स ऑफ द
नटाल कांग्रेस, यानी नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। ठीक है, कब किया था, 1895 में किया था। इस नटाल कांग्रेस का स्थापना वही चीज में दिया गया है। इसका मकसद भी वही था जो गांधी जी ने काम किया साउथ अफ्रीका में। इसी नटाल कांग्रेस का मकसद यही था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था इसको बंद करना था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या करना था, बंद करना। ठीक है सर फाउंडर भी तो गांधी जी होंगे। हाँ, फाउंडर ही थे, फाउंडर ही। ठीक है, सर अब कांग्रेस की मीनिंग क्या होती है? कांग्रेस का मतलब संघ होता है, संगठन होता है, समूह होता है। ठीक है, अब सर देखिए, नेल्सन मंडेला भी तो साउथ अफ्रीका के सेकंड हाँ गांधी जी माने जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सेकंड पैराग्राफ में मैंने बताया आपको कि गांधी जी जब आए भारत में, जब भारत में गांधी जी आए तो पहले पूरे देश का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद उन्होंने यहाँ की सिचुएशन को समझा और इसके बाद पेज पलट दीजिए आप, सिचुएशन तब समझ में आएगा, पेज पलटेंगे, थर्ड पेज। देख रहे हैं ये पेज, रॉलेट सत्याग्रह, हेडिंग पढ़िए, इसके जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ। बहुत से बच्चे है ना, रॉलेट सत्याग्रह के ऊपर वाला पेज चल रहा है, ये वाला पैराग्राफ है ना। अंकित यादव तो नहीं है यार, देख लीजिए। इन अ लोकल इंटरवेंशन वर इन अ लोकल मूवमेंट्स इन चंपारण। अब देखिए गांधी जी जब आए यहाँ पर तो उन्होंने यहाँ की समस्याओं को देखा और उनको सबसे पहली जो समस्या मिलती है वो चंपारण में मिलती है। कहाँ मिलती है, चंपारण कहाँ है, बिहार में है आपका। और वहीं पर आप नोट कर लीजिए जहां पर दिया है, इनके जो मूवमेंट रहा, जो पहला मूवमेंट रहा वो चंपारण मूवमेंट रहा। और एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चंपारण मूवमेंट चंपारण मूवमेंट, ठीक है। अहमदाबाद मूवमेंट भी होगा। रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह है आपका। ये यार ये बुक में वहीं पर जस्ट ऊपर नोट कर लीजिए साइड से। गुजरात में ये बात रॉलेट सत्याग्रह आपको पता है, गुजरात में भी नोट करना है क्या भाई, बताइए। बुक में आपका दिया गया है, आपको बस आपको केवल डेट डालनी है। बुक में दिया गया है कंटिन्यूअस चंपारण दिया गया है। हाँ, रॉलेट सत्याग्रह, हाँ 1919
1919 तो वो कहाँ पे है? पैराग्राफ में यही गुजरात डाल लीजिए, गुजरात ही डालिए, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी द्वारा गुजरात से आह्वान किया गया था। सर थोड़ा सा साइड हो जाइए, सर थोड़ा सा हाँ, साइड हो हाँ। जाइए। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। फर्स्ट मूवमेंट बाय गांधी जी, पहला मूवमेंट था चंपारण मूवमेंट, इंडिया। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, चंपारण चंपारण जगह का नाम है, चंपारण इज अ प्लेस वेयर द फर्स्ट मूवमेंट किया गया था, बिहार में है, ठीक है। नोट हो गया सभी को? देखिए ये जो रॉलेट सत्याग्रह है, नोट हो गया? नहीं नोट हो गया तो आगे बताएं। यस सर। यस सर नोट हो गया। यस सर। फटाफट काम किया करिए। आपकी बुक में देखिए, आप समझिएगा थोड़ा कहानी की तरह सुन लीजिए, फिर बुक वाली बात में लेते हैं। गांधी जी जब भारत में आए तो सबसे पहले बिहार में एक चंपारण प्लेस है, चंपारण प्लेस में रहने वाले जो किसान थे, मजदूर थे, वहां पे एक राजकुमार शुक्ल नाम के पंडित थे। राजकुमार शुक्ल, ये सब डिटेल की चीजें अंदर की चीजें, ये सब इतना नहीं पूछता है आपसे। राजकुमार शुक्ल के द्वारा उनको बुलाया गया था, आवाहन किया था उन्होंने गांधी जी को बुलाया था कि भाई आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ की समस्याओं को क्या करिए, दूर करिए। अब वहां समस्या क्या थी? वहां समस्या क्या थी? चंपारण में समस्या क्या थी? भाई कोई समस्या होगी तो प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मूवमेंट आएगा ना। दिमाग में एक चीज ये भी रखिए, मूवमेंट याद कर लेते हैं आप लोग, मूवमेंट आप लोग याद कर लेते हैं तो मूवमेंट किसकी कारण आया है ना, ये सब चीजें आपको मैंने चैप्टर 4 में बताया था सर, इंडिगो वाला जो मूवमेंट था। इंडिगो प्लांटर्स। हाँ, नील खेती, जिसे इंडिगो का मतलब नील की खेती जो था, इंडिगो प्लांटेशन था। तो बंगाल से खिसक कर कहाँ चले गए थे लोग? प्लांटर कहाँ भाग गए थे? बिहार तरफ चले गए थे। और बिहार में इन्होंने ज्यादा कड़ाई से नियम तो नहीं लागू किया था, लेकिन फिक्स कर दिया था, जबरदस्ती क्या कर दिया था, कह दिया था कि क्या करना पड़ेगा आपको, 3/20 पर क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर आपको करना ही पड़ेगा। 3/20 का मतलब क्या होता है? 3/20 का मतलब क्या होता है? 3/20 का मतलब ये है कि 20, आप समझिए थोड़ा सा, जो 20 है, 20 हिस्सा, 20 हिस्सा इक्वल क्या होता है? 1 बीघा। क्या होता है? 1 बीघा। ये बात समझ में आ रही है? 20 बिस्वा का नाम सुने होंगे, एक जमीन में, एक बीघे की जमीन सुना है ना आपने? 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, है ना? 1 बीघा इक्वल कितना होता है आपका? 1 बीघा इक्वल 20 बिस्वा के इक्वल। यानी जब 20 बिस्वा के प्लाट होते हैं छोटे छोटे, है ना, 15/60 के होते हैं लगभग, 15/60 के, ठीक है। तो उसमें होता क्या था, किसानों ने कहा कि अगर किसी अंग्रेजों ने कहा कि आपके पास अगर 1 बीघे की जमीन है तो 1 बीघे की जमीन में 3 बिस्वा जो था उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिगो करना पड़ेगा, बाकी में आपको जो करना हो करिए, ठीक है। ये सिस्टम था कि 3 बिस्वे में आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिगो प्लांटेशन करना पड़ेगा, बाकी में आप जो करना हो करिए। तो अब समझिए, समझने वाली बात ये है, जिसके पास बहुत बड़ी जमीन है, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, जमींदार है, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो मजदूर, जो किसान जिसके पास जमीन ही कम है ना, जिसके पास जमीन ही कम है, उसके लिए तो समस्या हो गई। हो सकता है कि वो 3 बिस्वा वो वाली जमीन ले रहे हैं, उस जमीन का वो वाला हिस्सा ले रहे हैं जो ज्यादा फर्टाइल है। एक जबरदस्ती फाउंडेशन वाला काम था। इसी को हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसका एक बड़ा अच्छा नाम प्रचलित है, इतिहास में पूछा जाता है, 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। 3 कटिया पद्धति के खिलाफ खड़े हुए, यही है 3 कटिया पद्धति। 3 कटिया पद्धति का मतलब क्या है कि 3 भाग पर 3 जो पार्ट्स थे, 3 बिस्वे थे, उस पर जबरदस्ती इंडिगो प्लांटेशन करवाया जा रहा था, जिसके द्वारा इसका आह्वान किया गया। बिहार के लोगों ने, चंपारण के लोगों ने गांधी जी को बुलाया, भाई जब पता चला कि गांधी जी आ गए हैं,
वही गांधी जी है जो वहां पर इतना बड़ा काम किए थे अफ्रीका में कि वहां भी के लोगों को राहत मिली थी मजदूरों को। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी जरूर ये मदद करेंगे। बुलाया गांधी जी ने, आवाहन में गए और वहां के किसान को, बस गांधी जी का काम ही क्या होता है, यूनाइट कर, इकट्ठा कर दिया। गांधी जी के भाषण से लोग इकट्ठा हुए, समूह बनाए, इकट्ठा किए, मना कर दिया कि नहीं करेंगे। लास्ट में उनको झुककर मानना पड़ा। ठीक है, हट गए वहां से। तो ये चंपारण मूवमेंट थोड़ा सक्सेसफुल भी हो जाता है और इसी वजह से गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी है यहाँ से और बढ़ जाती है। तो प्रश्न यही से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट मूवमेंट, है ना, पहला मूवमेंट क्या था गांधी जी का? तो चंपारण मूवमेंट था। और चंपारण मूवमेंट किस रीजन की वजह से था वो भी आपको समझ लिया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर करें जल्दी, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला देखिए। ठीक है, सेकंड वाला समझिए, खेड़ा मूवमेंट क्या है, थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए खेड़ा के बारे में। खेड़ा में क्या हो गया था? खेड़ा जो है गुजरात में पड़ता है, खेड़ा भी एक प्लेस है। यहाँ पर अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया था? अकाल। अकाल समझते हैं, सूखा, ड्रॉट, ऐसा कुछ पड़ जाता है जिसकी वजह से खेती कुछ हुई नहीं थी। जब खेती कुछ हुई नहीं है तो अंग्रेज टैक्स क्यों ले रहे हैं? अंग्रेज क्या ले रहे थे? टैक्स ले रहे थे। टैक्स का रेट बढ़ा, नहीं हम इतना चाहिए तो चाहिए, तो मजदूर भड़क गए। गांधी जी की एंट्री हो चुकी है, फिर से गांधी जी का आह्वान, और गांधी जी तो है ना तुरंत पहुंचे वही खेड़ा में, खेड़ा के मजदूरों का साथ दिया, बाद में खेड़ा। इसके बाद अहमदाबाद वाला जो मूवमेंट है, ये अहमदाबाद मिल मजदूर वाला है। अहमदाबाद मिल, इसको अहमदाबाद जिसका पूरा नाम है वो अहमदाबाद मिल मूवमेंट है। अहमदाबाद नोट कर लीजिएगा, अहमदाबाद में एक मिल की कंपनी थी। मिल होती ना जहां पर काम करते हैं कर्मचारी, काम करते हैं। अहमदाबाद मिल कंपनी में क्या हुआ था कि प्लेग की बीमारी फैली थी। प्लेग क्या फैली थी? बीमारी, प्लेग। प्लेग जो होता है जिससे महामारी थी, जैसे आज कोरोना फैला हुआ वैसे प्लेग फैला हुआ। तो उस समय लोग क्या कर रहे थे, काफी लोग जब मरने लगे थे तो वहां की कंपनी के लोगों ने क्या कर दिया था कि हमारे यहाँ के कंपनी के जो लोग हैं, जो मिल के लोग हैं, ये भाग ना जाएं। इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, वादा कर दिया था, अरे आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए, जमकर मेहनत करिए, हम आपको बोनस देंगे। हम आपको क्या देंगे? बोनस देंगे, आपका सैलरी में इंक्रीमेंट बढ़ाएंगे। लोगों ने ऐसी महामारी के खिलाफ से लड़ते हुए डरे नहीं, मिल मजदूर का, मिल कंपनी वालों का साथ दिया, मिल मालिक का, मिल का जो मालिक था उसका साथ दिया। लेकिन हुआ क्या? प्लेग तो फिनिश हो गया। प्लेग वाली जो महामारी है, जो आप कह सकते हैं कि ये फिनिश हो गया। अब इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद जो वहां के मालिक रहे, मिल मालिक रहे, है ना, वो पलट गए अपनी बात से, अपनी वादे से मुकर गए। जब अपने वादे से मुकर गए तो जो मजदूर रहे, लेबरर्स रहे, वो लेबरर्स सब नाराज हो गए। भाई इसने तो वादा किया था, अरे नहीं कम से कम सैलरी बढ़ा रहे हो तो कम से कम बोनस तो दे ही दो। तो इतना वादा खिलाफी के खिलाफ भी खड़े हो गए, मजदूर परेशान, है ना। एक स्थिति, फिर से गांधी जी की एंट्री, फिर गांधी जी बीच बचाव करते हैं और लास्ट में मिल मालिक को क्या करना पड़ता है? बोनस की डिमांड 33% लगभग कुछ किए थे, इतना मिलना चाहिए, फिर रो कर गिर कर, है ना, मिल मालिक कह रहा था कि हम भी बर्बाद हो जाएंगे, इतना तो नहीं दे पाएंगे। थोड़ा कुल मिला के उन्होंने दिया 25% या 20% लगभग करके कुछ दिया उन्होंने बोनस। ठीक है, इस वजह से यहाँ भी समझौता हो जाता है। तो ये क्रम याद रखिएगा। क्रम ये पूछा जाता है कि सबसे पहला मूवमेंट कब आया? 1917 में, चंपारण मूवमेंट। सेकंड मूवमेंट कब आया? सेकंड मूवमेंट आया 1918 में। 1918 में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि कौन से दो मूवमेंट हुए गांधी जी द्वारा, तो बस याद रख लीजिए, खेड़ा मूवमेंट और अहमदाबाद मूवमेंट। ठीक है ना, अहमदाबाद मिल मूवमेंट होता है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपका रॉलेट सत्याग्रह, जो आपकी बुक में दिया गया है और इसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। रॉलेट सत्याग्रह क्या है, गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, रॉलेट क्या थी? रॉलेट उस समय की क्या थी? एक अंग्रेज थी। ठीक है, उस समय के आप कह सकते हैं कि वायसराय जो अंग्रेज रहे, जिन्होंने इस कानून को लाया, रॉलेट कानून को लाया, रॉलेट लॉ को लाया। रॉलेट लॉ को लाने वाले अंग्रेज थे, इसी इसका नाम पड़ गया रॉलेट लॉ, है ना। इस रॉलेट लॉ के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, लॉ कह दिए, एक्ट, लॉ या एक्ट एक ही है, जो विचारधाराएं हैं। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ खड़ा हुआ था। क्या रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या है? रॉलेट सत्याग्रह है। यानी रॉलेट सत्याग्रह किसके द्वारा है? बाय गांधी जी। ये याद कीजिए, रॉलेट सत्याग्रह किसके लिए आया? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में आया। किसके एक्ट में आया? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। रॉलेट कौन थे? रॉलेट एक अंग्रेज थे। ये रॉलेट एक्ट है क्या? दिमाग में क्वेश्चन भी बनता है कि रॉलेट एक्ट क्या है, ऐसा इसमें क्या था कि गांधी जी को रॉलेट सत्याग्रह लाने की जरूरत पड़ी? तो समझिए उस बात को।
रॉलेट एक्ट ये है कि रॉलेट एक्ट में ये था कि कोई भी व्यक्ति अपनी आजादी, अभिव्यक्ति की उसकी आजादी नहीं, फ्रीडम नहीं थी, उसको स्वतंत्रता नहीं थी, कहीं पर वो घूमने जा सकता है, अपने हिसाब से कोई औजार रख सकता है। मैंने आपको बताया रॉलेट एक्ट ये था। और पुलिस को पावर ज्यादा दी गई। पुलिस को ये था कि अगर किसी के ऊपर आपको शक भी हो गया है, ये आदमी खतरनाक है, ये हमारे लिए कभी कभी खतरा पैदा कर सकता है, तो उसको शक की निगाह पर बस उसको डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। अब बताइए, ये समस्या तो बहुत बड़ी हो गई। मतलब अगर आपको किसी पुलिस को शक है, पुलिस को शक वैसे रहता है, पुलिस शक की निगाह से सबको देखती है। तो पहले आदमी को देखेगी तो लग रहा है कि हाँ इसको भी शक देख रही है, वो भी सस्पेक्टेड लगेगा, थोड़ी देर में उसको सामने वाले देखेगी वो भी लगेगा कि गड़बड़ कर सकता है। इस तरह मतलब पुलिस सबको पकड़ सकती है ना। तो पुलिस को जहां लग जाता था कि ये कोई मतलब हमारे नस्ल है ना, ये हमारे मेरे खिलाफ कुछ कर सकता है, पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल देती है। तो इसको एक बहुत अच्छा वर्ड मुझे याद आता है, जब हम लोग पढ़े थे तब वहां पर एक इसको कहा गया था, इसको आप लोग याद कर लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको कहा जाता है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। बिना वकील, बिना वकील, बिना दलील, है ना, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील। यानी इसका मतलब ये था कि इसमें किसी वकील की जरूरत नहीं है, लॉयर्स की जरूरत नहीं है। बिना अपील, कोई भी अपील नहीं होगी इसमें। अगर पुलिस ने पकड़ के डाल दिया तो आप अपील भी नहीं कर सकते। भैया जैसे आज होता है ना कि आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो आपके घर वाले अपील कर देते हैं, है ना, अदालत में मामला पहुंच जाता है, और भी कोई भी दलील नहीं है, मतलब आपकी कोई सुनवाई नहीं। दलील का मतलब होता है आपकी कोई सुनवाई ही नहीं होगी। ना आपकी कोई सुनवाई होगी, दलील का मतलब यही है कि आपकी सुनवाई नहीं होगी, है ना। कोई आप वकील नहीं रख सकते, लॉयर कोई नहीं रख सकते, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया था, रॉलेट एक्ट को कहा गया था बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून पारित हो गया था। इतना जबरदस्ती वाला कानून आया था जिससे भारत के लोग भड़क गए थे, भाई ये कैसा कानून है, शक की निगाह पर पकड़ लिया। इतना जब अत्याचारी, एक तरह से क्रूर जब कानून बना, रॉलेट ने बना कर दिया और अंग्रेजों ने पास कर दिया, इसके खिलाफ गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह लेकर आते हैं। 6 अप्रैल 1999 को रॉलेट सत्याग्रह आता है। बात समझ में आई? ये है सर, ये रॉलेट लॉ पास करने के लिए तो इनको सुप्रीम कोर्ट की फिर साइन वगैरह चाहिए होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट भी उस टाइम पे ये लॉ पास कर दी थी? भाई आप ये समझिए कि जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट और लेजिस्लेटिव काउंसिल में सबके इन्हीं के मेंबर हैं, तो इसको क्या जरूरत है? आज डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, आज आप जो सोच रहे हो आज के बिहार से सोच रहे हो कि इनको कानून पास करने की जरूरत पड़ती रही होगी, ऐसा कुछ होता रहा होगा, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता था। केवल फॉर्मेलिटी होती थी, फॉर्मेलिटी के तौर पर कि हाँ वहां कागज दिया, साइन किया। जब सब अपने ही आदमी बैठे हुए हैं, उनको जो मनाएगा वो काम करेंगे। उनको मना गया कि नहीं ये खतरनाक है, हमें तो देश में शासन करना है ना, तो सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं का है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी उन्हीं की है, उनके वहां के जो प्रशासक है, जो पुलिस है, वो भी उन्हीं की है, सब कुछ काम तो उन्हीं के लिए हो रहा है, जो मन में आएगा वो करेंगे। यही तो बात थी ना कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का मतलब क्या है? या आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, ठीक है, इसका, और आप जेल में आप डाले ही जा रहे हैं, जेल में आपको डाला ही जा रहा है। इसीलिए रॉलेट एक्ट इज द वेरी डेंजरस एक्ट ऑन दैट टाइम इन 1999। रॉलेट एक्ट को इसलिए सबसे खतरनाक एक्ट माना गया उस समय का, और यही एक्ट कारण बन गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। ये भी आप समझ लीजिए, अगला जो अभी आने वाला है 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। असहयोग हिंदी में बोलते हैं, असहयोग, सहयोग नहीं करेंगे आपका, ठीक है ना, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये जो रॉलेट एक्ट है इसी के विरोध, ठीक है ना। अब इस रॉलेट एक्ट के विरोध में थोड़ा और भी सुनिए। रॉलेट एक्ट के विरोध में जब देश में चारों तरफ से लोगों में आक्रोश था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में आपको मैंने घटना बताई थी सिविक्स पढ़ाते समय कि पंजाब में इसके बहुत सारे आपको क्षेत्र देखने के लिए मिलते हैं। पंजाब में मैंने आपको बताया था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, है ना, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक दो व्यक्ति थे। पंजाब में ज्यादा इनके अंदर भावनाएं ज्यादा प्रवेश कर गई अपने देश के लिए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, मतलब गर्माहट आ गई इनके अंदर, जो गुस्सा आ गया इनके अंदर, और ये नेता के रूप में आगे लीड कर रहे थे। तो पुलिस वालों ने देखा भाई ये बहुत ज्यादा उछल रहा है आगे, है ना, इसको अगर पकड़ लिया तो ये सारी जनता पीछे हो जाएगी, बस इसको दोनों लोगों को पकड़े, उठा कर बेटा किस 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 कानून के तहत? रॉलेट एक्ट के तहत। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को किस कानून के तहत पकड़ा गया था, किस लॉ के तहत? तो रॉलेट एक्ट जो नियम आ गया था इसका इन्होंने विरोध किया था,
जगह पर तमाशा कर रहे थे, है ना, जुलूस निकाल रहे थे, इसी वजह से उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाला गया तो पंजाब के लोगों ने कहा और गुस्सा हो गया पंजाब के, भाई हमारे वही नेता थे, वही पानी छिला रहे थे, फिल्म पढ़ रहे थे और कुछ लाने वाला भी नहीं। अब सब लोग नाराज, पूरा देश नाराज, पूरा देश आक्रोशित था। गांधी जी लोग इधर भी नाराज हो रहे थे, गांधी जी लोग भी इधर गुजरात में इधर बैठे भी नाराज हो रहे हैं, देश में और भी जहां बातें चल रही वो लोग भी नाराज हो रहे हैं। पंजाब वाला मामला थोड़ा सा और हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि जस्ट इसकी मीटिंग के लिए सब लोग, एक जलियांवाला बाग था, एक पार्क था, उस पार्क में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहां सब इकट्ठा हो जाते हैं, मीटिंग करते हैं, सभाएं शुरू करते हैं। जब वहां मीटिंग और सभा शुरू कर दिया तो अचानक से जनरल डायर, जो वहां पे डायर था, उस डायर नाम का एक अंग्रेज था, सेनापति, जिसे कहते हैं ना जनरल, जनरल का मतलब क्या होता है, सेनापति, यानी सेना का कमांडर था, जिसके कहने पर सेना जो कहेगी वही करेगी, उस समय का कमांडर रहा। डायर ने क्या किया, डायर को जैसे ही पता चलता है कि भाई यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ यानी हम लोगों के खिलाफ मीटिंग चल रही है इतनी बड़ी सभा में, पता नहीं उस पागल को क्या दिमाग में सूझा, है ना, चारों तरफ से घिरवा लिया, उस बाग को पूरी चारों तरफ से घिरवा लिया कि भागने की जगह ना बचे, और एक तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। ये बात मैंने आपको बताया था, एक तरफ से फायरिंग शुरू कर दिया, उसमें बूढ़े बच्चे जितने भी लोग थे सब मारे गए, किसी को भागने का अफरा तफरी मच गई। बहुत से लोग भगदड़ में ही मर गए, भगदड़ में ही मर गए, है ना, भगदड़ में बंदूक की गोली की आवाज सुनते ही लोग वैसे भी इधर से, है ना, दिखाई नहीं देते हैं, तो वहां तो पूरी भीड़ में भागे लोग, लोग पकड़ रहे थे कि भाई गोली कहां से आ रही है, जिधर से आ रही है उसके जस्ट अपोजिट भगते थे, पता चले गोली उधर से भी आ रही है, वो लग गई, वो भी मर गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहां लाशों के ढेर लग गए, बहुत से लोग घायल हो गए, और इस पूरी घटना से पूरा देश, भारत सबसे ज्यादा नाराज हुआ। कहते हैं कि यही घटना क्या करती है, आग में घी का काम करती है। आग पहले से ही लगी हुई है, रॉलेट एक्ट लगा हुआ था, और बहुत ही खतरनाक तरीके से ये काम कर रही थी, और इसीलिए रॉलेट सत्याग्रह आप देखते हैं कि 6 अप्रैल 1999 को गांधी जी इधर सत्याग्रह आंदोलन कर ही रहे थे, 13 अप्रैल वाली घटना हो जाती है, जिससे पूरा देश दुखित हो जाता है, इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता, सोचने को मजबूर हो जाता है कि ये लोग कितने निर्मम और क्रूर अब धीरे धीरे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें सर आपने दलील की मीनिंग क्या बताई थी? दलील वही है, दलील का मतलब कोई सुनवाई नहीं होगी, दलील का मतलब सुनवाई नहीं होगी, सुना ही नहीं जाएगा, क्या बोल रहे हैं कुछ कान में रुक जाएगा, बैठ जाएगा, सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, कोर्ट में मामला जाएगा तो वहाँ भाई वकील अपील ही नहीं कर पाएंगे, आप दलील का कोई सवाल ही नहीं है, दलील का मतलब किसी से बताएंगे भी तो कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते आप, जैसे आज की डेट में आप कुछ कर सकते हैं कि कोई सरकार कानून बना देगी तो आप लेके चले जाते झंडा लेके, है ना, ये मोदी जी के विरोध में और उनके सरकार के खिलाफ ऐसा है वैसा है, ये सब चीज वहाँ ऐसा नहीं करते। चाइना वाला सिस्टम था उस समय, जैसे चाइना में आज की, चाइना में क्या होता है, चाइना की मीडिया वही लिखती है जो चाइना की गवर्नमेंट चाहती है। ठीक है, चाइना की गवर्नमेंट जो चाहती है वहाँ की मीडिया वही लिखती है, वहाँ की मीडिया की हिम्मत नहीं, जैसे किसान आंदोलन चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोले। जैसे चाइना में आज कंट्री क्या, मैंने बताया था, चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो शासन कर रही है, क्यूबा है, वियतनाम है, मैंने कुछ कंट्री, नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया का आपने किम जोंग का नाम सुना ही होगा, है ना, ये सब लोग चाइना से ही, सर वहाँ के लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये पूरा जो क्षेत्र है आप देखिए, अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो चाइना है, क्यूबा है, वियतनाम है, उत्तर कोरिया, सब एक ही साइड में है, ये एक ही तरफ के लोग हैं ना, पड़ोसी है सब, पड़ोसी का जो व्यवहार जो है ना, उसका कुछ असर तो रहेगा ही। भारत हमारा थोड़ा इधर एशिया तरफ में आ जाता है, इधर कनेक्शन, इधर का जो माहौल है वो अलग है। ब्रिटेन में 2 पॉलिटिकल पार्टीज ही रहती है, 2 के बाद 3 नहीं हो सकती। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी वहां पर है। ब्रिटेन में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, जो वहां का राष्ट्रपति है, आज भी वंशानुगत आधार पर चुना जाता है, उसी वंश के उसी परिवार के लोग बस बैठा दिए जाते हैं, हालांकि उसका मेन रोल नहीं होता, कोई काम नहीं होता, वहां पे सारा ब्रिटिश का प्रधानमंत्री सारा काम देखता है। लेकिन आज भी वहां पर एक सिस्टम है कि जैसे हमारे यहाँ का राष्ट्रपति क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, हमारे यहाँ जितने भी एमएलए हैं वो चुनते हैं, हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट के मेंबर, एक दिन चुनाव होता है, बड़े भारी मतों से चुनाव होता है। ठीक है, हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है, हमारे यहाँ क्या रिपब्लिक है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये होता है गणतंत्र, रिपब्लिक का मतलब हम लोग रिपब्लिक हैं, यानी हमारे यहाँ का जो अध्यक्ष है, अगर भारत का सबसे मुख्य व्यक्ति माना जाए तो राष्ट्रपति माना जाता है, तो भारत का जो सबसे मुख्य व्यक्ति जो राष्ट्रपति माना जाता है, भारत का पहला नागरिक भी माना जाता है,
भारत का पहला नागरिक भी प्रेसिडेंट को ही माना जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का नागरिक माना जाता है। और ये व्यक्ति क्या होगा, वंश के आधार पर नहीं होगा, इसका भी चुनाव होता है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन जनता के ही तो मेंबर चुन रहे हैं उनको, इसलिए चुनाव तो होता है। लेकिन वहां पर तो फैमिली के बाद उनके दूसरे मेंबर को बैठा दिए। आज भी वहां राजा रानी वाली पद्धति आज भी वहां वही चल रही है ना, राजा का बेटा वही राजा बनेगा, आज भी वो सिस्टम बैठा रहे हैं व्यवहार में। लेकिन व्यवहार में काम कौन कर रहा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री वही काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, वो सिविक्स में हम लोग जाते हैं, हिस्ट्री से कभी सिविक्स में, सिविक्स से हिस्ट्री में, ये सब चीजें चलती रहती है। क्या ठीक है, तो रॉलेट सत्याग्रह आपको समझ में आया होगा, आप लोग उसको पढ़िएगा, ठीक है। और यही सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दिया। और लास्ट में देखिए आप लोग इसको पढ़िएगा, अब इसमें देखिए लास्ट में क्या दिया गया, नाइटहुड दिया गया। नाइटहुड का मतलब क्या है, नाइटहुड का मतलब ये कि उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो बहुत से लोग, नाइटहुड मतलब एक उपाधि है, एक पोस्ट है जो उस व्यक्ति को मिलती थी, अंग्रेजों के समय में उस व्यक्ति को दिया जाता था जो अपने ही व्यक्तिगत क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। ब्रैकेट में दिया गया है नाइटहुड के बारे में, एन ऑनर ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश, एक सम्मान होता था जो ब्रिटिश क्राउन द्वारा, ब्रिटिश राजा हो या रानी हो, उसके द्वारा दिया जाता था फॉर एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस। आप अगर किसी सामाजिक कार्य में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको मिलता था, ठीक है, ये सम्मान मिलता था। लेकिन जब जलियांवाला बाग ये मास्करे होता है, मास्करे का मतलब एक हत्याकांड, तो मास्करे जब ये होता है, नरसंहार, मास्करे का मतलब अगर नरसंहार कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो जो मास्करे होता है इससे दुखित होकर, नाइटहुड तो जो उनको मिला था, सम्मान मिला था घर में, उन्होंने लौटा दिया कि भैया लीजिए पकड़ लिया, हम प्रणाम है, आप हमारे देश के साथ ऐसा कर रहे हैं, हमें नाइटहुड की उपाधि चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी, ठीक है। और यही बात इसमें दिया गया, बैसाखी डे भी जनरल, ये जो मैंने आपको बताया जलियांवाला बाग का होता है, बैसाखी के दिन में होता है, ठीक है, बैसाखी का दिन लग रहा था वो, ये सारी चीजें। तो अब नेक्स्ट स्टडी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टडी हम लोग पढ़ेंगे इसमें खिलाफत, एजुकेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह समझ में आया सभी को, बताएं मुझे मैसेज से, फटाफट बताएं, रॉलेट सत्याग्रह समझ में आया आपको? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए रॉलेट सत्याग्रह में एक चीज मुझे लग रहा है कि कीवर्ड है, रॉलेट सत्याग्रह में आप देखेंगे तो लास्ट की थर्ड लाइन, रॉलेट सत्याग्रह वाली हेडिंग पे, रॉलेट सत्याग्रह वाली जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ पे लास्ट से थर्ड लाइन देखिए, इसमें दिया है कि 6 अप्रैल 1919 दिया है ना, 6 अप्रैल 1919 को किस रूप में मनाया गया, नॉन वायलेंट अपोजिशन, है ना, अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। और कहा गया कि ये ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर, ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर का मतलब अपमान और याचना दिवस के रूप में भी इसको मनाया गया। तो रॉलेट सत्याग्रह ये था। और महात्मा गांधी है, मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम दिया था इसमें, तो मोहम्मद अली जिन्ना है, एंड अदर्स फेल्ट दैट गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल बेसिक फ्रीडम। इन्होंने, मोहम्मद अली जिन्ना है, महात्मा गांधी, ये सब लोग साथ में रहे उस समय, तो उन्होंने सबने कहा कि भाई सरकार के कोई अधिकार नहीं है जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों को हमारे व्यक्त किया जाए, छीन ले, ये सारी चीजें इसको दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टडी है आपकी, ड्यूरिंग द रॉलेट सत्याग्रह द पार्टिसिपेंट ट्राइड टू इंश्योर हिंदू मुस्लिम वर यूनाइटेड इन द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और रॉलेट सत्याग्रह जब गांधी जी द्वारा हुआ तो इसमें हिंदू और मुस्लिमों दोनों के वर्ग लोगों ने ये ध्यान दिया, इस बात पर ये ध्यान दिया कि हम लोग यूनाइट रहें कहीं, क्योंकि हमारी यूनिटी ब्रेक हुई फिर से फायदा उठा लेंगे, ठीक है ना। दिस वाज आल्सो द कॉल ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के ही कहने पर, महात्मा गांधी क्या भारत को किस रूप में देखना चाहते थे, लैंड ऑफ ऑल द पीपल हु लिव इन द कंट्री, यानी जो जमीन है ये सभी लोगों की है। गांधी जी कहते थे कि जो जमीन है सभी लोगों की है, सभी लोग इसको मिलकर रहे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एंड दोज ऑफ देयर रिलीजन, ही वाज कीन, वो बहुत इच्छुक थे दैट द हिंदू एंड मुस्लिम सपोर्ट ईच अदर इन जस्ट टाइम, वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम हमेशा से मिलकर रहें, गांधी जी की इच्छा, दिली इच्छा। अब हेडिंग है खिलाफत, एजुकेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों आया, इसके पीछे भी एक मैंने क्लास में आपको बता दिया, जस्ट पीछे की हिस्ट्री बता दिया कि रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था और इसी के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह आया था। खिलाफत एजुकेशन क्या है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन है। खिलाफत एजुकेशन को आप पढ़ेंगे, देखिएगा खिलाफत एजुकेशन के बारे में पैराग्राफ का एक्सप्लेन बता दे रहा हूं, आप पैराग्राफ को पढ़िए, ठीक है, थोड़ा आप भी पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर कोई डाउट तो बताइए मुझे, खिलाफत क्या है। देखिए खिलाफत जो वर्ड आया है वो खलीफा से है, खिलाफत किससे निकल कर आया है, खलीफा। खलीफा, खलीफा कौन होते थे, मुस्लिमों के धर्म गुरु होते थे। खलीफा कौन होते थे, मुस्लिमों के धर्म गुरु होते थे। जैसे आपके यहाँ पुजारी जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, उनको आप
पुरोहित मानते हैं, तो वैसे ही उनके यहाँ भी मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं, ठीक है, खलीफा मानते हैं। हुआ क्या था उस समय, आप याद रखिए, मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बताया था कि ब्रिटेन, एक तरफ ब्रिटेन था, फ्रांस था, बताया था ना, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान एक तरफ, अब दूसरी तरफ कौन था, जर्मनी, इटली और टर्की। ध्यान दीजिएगा, टर्की बताया था ना मैंने, तो टर्की कहीं ना कहीं किसके खिलाफ लड़ रहा है, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा है। बात समझ में आ रही है, टर्की किसके खिलाफ लड़ रहा है, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा है। और टर्की में ही किसका शासन था, टर्की में ऑटोमन एम्पायर, टर्की में पहला एम्पायर कौन था, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर क्या था, ऑटोमन एम्पायर मतलब तुर्क साम्राज्य था, तुर्क साम्राज्य था, यानी कि खलीफा का जो पद था वहां पर धर्म गुरु के अलावा एक राजनीतिक पद के रूप में भी विद्यमान था, यानी वहां के जो निर्णय होते थे वहां के खलीफाओं द्वारा लिए जाते थे, इतना वहां वर्चस्व था खलीफाओं, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में चूंकि टर्की ने क्या किया था, विरोध में युद्ध लड़ा था। अब प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, हार गई थी जर्मनी, हार गई थी, तो जर्मनी के साथ साथ इटली भी, टर्की भी हार गई थी, तो टर्की पर किसका कब्जा हो गया, ब्रिटेन का कब्जा हो गया। जब टर्की पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया तो ब्रिटेन ने क्या किया, टर्की को दो भागों में बांटने की कोशिश की, टर्की को दो भागों में बांटने की कोशिश की। जब टर्की को दो भागों में, और साथ ही साथ जो खलीफा जो वहां पर कुछ पोस्ट पर ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे थे उनको भी वहां से हटा दिया। तो जब उनको ऊंचे पदों से हटाया तो उसकी जो पीड़ा है, उसका कष्ट है, वो हमारे भारत में रहने वाले मुसलमानों को हुआ। हमारे यहाँ जो भारत में मुसलमान रहते थे इनको इस बात का बड़ा कष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जितने भी मुसलमान कहीं भी रह रहे हो, वो टर्की के मुसलमान, टर्की के जो खलीफा थे उसको अपना सर्वे सर्वा मानते थे, क्योंकि वहां जो नियम कानून बन जाता था उसको आसपास के जितने भी कंट्रीज के मुस्लिम होते थे ना उसको फॉलो करते थे। ये आप समझिए, टर्की में है, टर्की देश है, टर्की आपका इधर पड़ जाता है आपका यूरोप में, यूरोप के बिल्कुल बॉर्डर में, यूरोप के बिल्कुल बॉर्डर में टर्की पड़ता है कोने पे। और टर्की में बना हुआ कानून कहां कहां फॉलो हो रहा है, भारत में फॉलो हो रहा है, उन देशों में भी फॉलो हो रहा है। तो भारत में अब सोचिए, भारत में रहने वाले जो मुसलमान, उन्होंने देखा कि जो ब्रिटेन है ये अत्याचार कर रही है हमारे खिलाफ, खलीफा के खिलाफ, हमारे खलीफाओं के खिलाफ क्या कर रही है, अत्याचार कर रही है। और वही ब्रिटेन के लोग कहां थे, ब्रिटेन के लोग भारत में भी थे, तो ब्रिटेन तो वहां भी शासन कर रही है, ब्रिटेन तो भारत में भी शासन कर रही है। इसलिए भारत की तरफ से मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम आता है। मोहम्मद अली और शौकत अली दो ऐसे व्यक्ति रहे, मुस्लिम रहे, जिन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी अभी तक जो मुस्लिम जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झुकाव इनका अंग्रेजों के पक्ष में था, अब पूरी तरह समझ गए कि ये हमारे फेवर कभी जीवन में नहीं कर सकते, और अंगेस्ट में खड़े हो जाते हैं असहयोग आंदोलन। इसके लिए असहयोग आंदोलन के लिए खड़े हो जाते, ठीक है ना। अब वीडियो देखिए, थोड़ा सा थोड़ी देर में एंड होने वाला है वीडियो आपका, जस्ट थोड़ी देर एंड होने वाला है, तो मैं आपसे बस आधे घंटे की क्लास एक और लूंगा, ठीक है, जस्ट आधे घंटे की क्लास और लेना है मुझे। तो मैं ये खिलाफत जो एजुकेशन है और थोड़ा सा एक 2-3 पैराग्राफ है, इसको कंप्लीट कर दूं, इसके बाद फिर क्लास को एंड करूंगा, ठीक है। तो जस्ट आप लोग फिर से ज्वाइन करिएगा, फटाफट फिर से आप लोग ज्वाइन करिएगा, क्लास को एंड करना, ठीक है। सुनाई दे रहा सभी को? यस यस सर। हाँ, मैं अभी बताता हूँ फिर से।